अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 5 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फिजिकल चेंजेस विच यूजुअली अकर अराउंड अस आर गिवन इन द टेबल, राइट डाउन द वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो कहते हैं कि हमारी जो है इर्द गिर्द की लाइफ में जो चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस अकर हो रहे हैं, वो जो है टेबल में दिए गए। अब आपने ये बताना है कि वो आया कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू एनहाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट को जब एनहाइड्रस साल्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये रिएक्शन क्या होता है? ये रिएक्शन जो होता है हमारे पास एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि हाइड्रेटेड का मतलब है कि ये ऐसा साल्ट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, और एनहाइड्रस साल्ट मतलब हमने उसको वाटर को वहां से रिमूव करना है। तो वाटर को रिमूव करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, और जब वो हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी तो वो रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर जब बर्न होता है तो उसमें से हीट निकल रही होती है, बाहर की तरफ आ रही होती है, कंबस्शन हो रही होती है। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है। कंबस्शन रिलीज हीट, कंबस्शन के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज हो रही होती है, और हीट के रिलीज को हम लोग जो है वो एक्सोथर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेपोराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, उसको वेपराइज करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। जब भी हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको हीट देते हैं, तो इस वजह से ये रिएक्शन भी हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। रिक्वायर हीट टू चेंज टू गैस। अब वो क्या है कि जो लिक्विड में नाइट्रोजन मौजूद है उसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए हीट की जरूरत है, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट है एवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, तो अब वो जो ड्राई आइस है, सॉलिड में जो मौजूद है, उसको हम लोगों ने वेपोराइज करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब हम लोग किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड को हम लोग वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको हीट देते हैं, हीट जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो ये रिएक्शन भी हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, हीट जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स। मेटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ये रिएक्शन जो है ना तो ये एंडोथर्मिक है और ना ही ये एक्सोथर्मिक है, हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर में जो है वो डिसॉल्व करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है डिसॉल्व होने के लिए, उसको अपने आप को जो है हल करने के लिए पानी के अंदर हीट की जरूरत होती है, तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक होगा, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स। बादलों को जो है वो बारिश में बदलने के लिए, तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन के दौरान जो है हमारे पास हीट जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, मतलब यूँ समझ लें कि एक जो क्लाउड्स थे वो गैसियस फॉर्म में थे, तो उनको वाटर फॉर्म में आना था। ठीक है, वाटर फॉर्म में आने के लिए उनके अंदर जो अपनी हीट मौजूद थी वो उसको रिलीज करनी पड़ गई, वो गैसियस फॉर्म से जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ गए, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। इसमें क्या होगा कि वो अपने अंदर की हीट को रिलीज करेंगे ताकि वो कंडेंस हो सके, लिक्विड फॉर्म में आ सके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बिल्कुल उल्टा है कि हम लोगों ने लिक्विड से वेपर्स में जब गए तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक था, और जब हम लोग जो है गैस से वेपर्स से हम लोग दोबारा जब लिक्विड में आए तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हीट जो है वो वहां से रिलीज होती है, तो इस वजह से ये रिएक्शन भी हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब वो कहते हैं आप लोग इस बात को एक्सप्लेन करो कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो आपस में क्यों रिएक्ट नहीं करती, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग दीज गैसेस रिएक्ट टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन जब बिजली जो है वो चमक रही होती है, गरज रही होती है, तो उस वक्त जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देती है। दिस रिएक्शन स्टॉप एज सून एज द लाइटनिंग स्टॉप। और जैसे ही वो बिजली चमकना जो है वो बंद होती है, वैसे ही ये रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। तो इसकी रीजन क्या है, ये रिएक्शन जो है लाइटनिंग से कैसे जो है वो हो रहा होता है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस डू नॉट रिएक्ट। वो कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज नाइट्रोजन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड।
हम जानते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो और ये बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है बिटवीन द एटम्स। इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। और हम लोग ये भी बात जानते हैं कि जब भी बॉन्ड ब्रेकेज होती है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तभी जाके बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर डू नॉट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू स्टार्ट दिस रिएक्शन। अब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में इतनी एनर्जी नहीं होती कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो आपस में टूट जाए और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो टूट जाए, लेकिन बट ड्यूरिंग लाइटनिंग, लेकिन जब जो है वो बिजली गरज रही चमक रही होती है, द हाई एनर्जी एंड टेम्परेचर फ्रॉम लाइटनिंग इज इनफ टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब क्या होता है कि लाइटनिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे एनर्जी और टेम्परेचर जो है वो इतना होता है कि वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सके। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है एंड इनिशिएट द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। लेकिन जैसे ही व्हेन लाइटनिंग एंड, जब लाइटनिंग एंड होती है, द एनर्जी सडनली ड्रॉप, तो एनर्जी जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, इस वजह से रिएक्शन भी उस वक्त स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ रिएक्शन बिटवीन नेचुरल गैस हमारे पास मीथेन होती है, उसका फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस। अब वो कहते हैं कि नॉर्मल जो नेचुरल गैस होती है और ऑक्सीजन, उसके दरमियान जो है रिएक्शन नहीं होता व्हेन यू मिक्स देम। जब वो आप उनको मिक्स करते हो तो उनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता। एज सून एज यू शो अ बर्निंग मैच स्टिक, द रिएक्शन स्टार्ट इमीडिएटली एंड देन इट कंटिन्यूज अंटिल वन और बोथ ऑफ द रिएक्टेंट आर यूज्ड अप। एक्सप्लेन। अब वो कहते हैं कि लेकिन जब हम कोई मैच स्टिक को जो है बर्न करते हैं तो वो रिएक्शन जो है इमिडिएटली स्टार्ट हो जाता है, और रिएक्शन तब तक होता रहता है जब तक उनमें से एक या दोनों रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर हमारे पास मौजूद है कि नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन कैन परफॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर बट दे डोंट रिएक्ट ऑन देयर ओन। अब वो कहते हैं कि नाइट्रोजन के नेचुरल गैस और ऑक्सीजन जो है एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है खुद ब खुद नहीं होता, बिकॉज बोथ गैसेस आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों ही गैसेस जो है रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, और इनके रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहले क्या चीज़ है कि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए कि वो CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक कर सके और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके। तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड होती है। जस्ट मिक्सिंग इज नॉट इनफ टू ओवरकम एनर्जी बैरियर। वो कहते हैं कि सिर्फ मिक्स करने से इतनी एनर्जी इनको नहीं मिल जाती कि वो जो एनर्जी बैरियर होता है वो उसको क्रॉस कर जाए और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, लेकिन आप बर्निंग मैच स्टिक प्रोवाइड हीट, लेकिन जब हम लोग मैच स्टिक को बर्न करते हैं तो वो इतनी हीट प्रोवाइड कर देती है, या फिर वो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, नीड टू ब्रेक द बॉन्ड इन मीथेन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि ऑक्सीजन और मीथेन के मॉलिक्यूल को ज़रूरत होती है ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उतनी अचीव कर सकें या वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, तो उतनी एनर्जी इनको मिल जाती है। इस वजह से वंस ब्रोकन द एटम रीअरेंज एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड। अब वो कहते हैं एक दफ़ा जब ये एटम जो है वो आपस में जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड जब बनते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है कि मीथेन है प्लस ऑक्सीजन है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास वाटर प्लस हमारे पास एनर्जी, एनर्जी जो होती है हमारे पास हीट की फॉर्म में भी और लाइट की फॉर्म में भी जो है, दोनों फॉर्म में क्रिएट हो रही होती है। अब वही एनर्जी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी जो है दूसरे बाकी के जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं या बाकी के जो हमारे पास जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करने में हेल्प आउट कर रही होती है। इस वजह से एक दफ़ा जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फिर ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। वंस रिएक्शन स्टार्टेड द हीट रिलीज कीप सप्लाइंग एनर्जी, जो यहाँ से हीट रिलीज होती है ये इसको सप्लाई होती रहती है और ये रिएक्शन चलता रहता है। फॉर मोर मीथेन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा मीथेन और ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट करती रहती हैं, एंड इट कंटिन्यूस, और ये जो है
मुसलसल चलता रहता है काम अनटिल द फ्यूल और ऑक्सीजन एंड अप, यहाँ तक कि या तो मीथेन या ऑक्सीजन जो है वो एंड अप हो जाए तब जाके ये रिएक्शन स्टॉप होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर हमारे जो है ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए, सबसे पहला सवाल है कि फाइंड आउट द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग अ गिवन डेटा। हम लोगों को जो है डेटा दिया गया है, वो कहते हैं कि इस डेटा के मुताबिक आप लोगों ने इंथैल्पी चेंज को मेजर करना है। सबसे पहले नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2, वो कहते हैं कि जब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो है इनके दरमियान जो बॉन्ड है जब वो टूटते हैं तो उससे जो उसको जो एनर्जी रिक्वायर है वो है हमारे पास 958 किलो जॉल पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम्स के दरमियान हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के में जो एटम बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो है 498 किलो जॉल पर मोल। और जब बॉन्ड बनता है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड का जब बॉन्ड बनता है तो उस टाइम पे 626 किलो जॉल पर मोल जो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो अब हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग जो है इंथैल्पी चेंज को जो है वो मेजर करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी है और टोटल बॉन्ड जो है एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये मैथमेटिकल डाटा दिया हुआ है कि टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब दो बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है। नाइट्रोजन की डिसोसिएशन एनर्जी और ऑक्सीजन की डिसोसिएशन एनर्जी को हम प्लस कर लेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोटल एनर्जी रिलीज के जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। तो यहाँ पर हमारे पास एक NO की बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी दी गई है जबकि हमारे पास दो NO के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। तो हम लोग 626 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1252 किलो जॉल पर मोल। अब डेल H हमारे पास है, हम लोग इसमें से 1456 में से 1252 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 204 किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी जो है वो बच जाएगी। तो ये हमारे पास इंथैल्पी चेंज होगी कि इतना इंथैल्पी का जो है वो चेंज आया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म हीट एंड इंथैल्पी, कि जो टर्म हीट है और इंथैल्पी है इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका आंसर दिया हुआ है, हाउ इंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम हीट। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि इंथैल्पी असल में क्या है। इंथैल्पी हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी हीट, किसी भी सिस्टम के अंदर या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम्स के अंदर कितनी हीट या एनर्जी जो मौजूद है वो हमारे पास इंथैल्पी होती है। जबकि अगर हम हीट की बात करें तो हीट हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करती है। इस टॉपिक को ऑलरेडी वैसे हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब वो कहते हैं कि आप लोग ये चीज एक्सप्लेन करो कि हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक क्यों होती है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जब भी दो एटम्स, ठीक है, अब जब बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं, एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उनके उनमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, जैसे ही बाहर उनसे एनर्जी जाती है तो वो रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है और उन एग्जांपल्स के जरिए जो हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये एक्सोथर्मिक कुछ एग्जांपल्स देंगे, इनमें हम लोग बताएंगे कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और ये हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इस वजह से ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर लिपिड का क्या रोल है। तो ये हमारे पास जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, कि लिपिड जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फैट्स भी मौजूद होती हैं, वेक्सेस भी मौजूद होती हैं और स्टीरोल्स भी होती हैं, और ये हमारी बॉडी में हमें जो है एनर्जी रिजर्व के तौर पर हमारी बॉडी में मौजूद होता है। और हाफ ऑफ द लिपिड जो है वो ये फ्यूल जो है हमारी बॉडी में वो लिपिड से आता है। अब वो कहते हैं जब हम लोग एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं तो लिपिड जो है वो हमारे पास एडिपोज सेल्स में स्टोर हो जाता है, और जब हम लोग जो है बिटवीन द मील्स या फिर एक्सरसाइज के दौरान जो है ये हमारे बॉडी के अंदर काम आता है। तो ये इसका यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, दी गई टर्म्स को वो कहते हैं कि एक्सप्लेन करें। एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट और एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारे पास ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की जो है वो डिफाइन दी हुई है कि द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है ताकि वो जो है इस ट्रांजिशन स्टेट से गुजर कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उस एनर्जी को हम लोग जो है एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी की डिफाइन दी हुई है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है हमसे ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट की भी हमारे पास जो है वो डिफाइन दी हुई है कि ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास क्या होती है। तो ये हमारे पास एक जो है ऐसी स्टेट है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जब रिएक्टेंट और न्यू बॉन्ड्स जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है और जो ओल्डर बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज द पीक ऑफ द कर्व। ये भी हमारे पास जो है पीक ऑफ द कर्व होती है। इस ये जो कर्व है ये डिसाइड करती है कि आइदर रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ से जो है हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को भी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। एरोबिक रेस्पिरेशन को जो है हम लोग ये ग्लाइकोलाइसिस भी इसमें कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए, जिसमें हम लोगों ने जो है कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन को और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों को जो है वो डिटेल से स्टडी किया। अगर इसमें आपको मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।